नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलसी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज के इस वीडियो में चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा प्रस्तुत मुख्य कार्यकारी के कार्य के बारे में बात करने वाले हैं। पहले के वीडियो में हमने इस चेस्टर बर्नार्ड के लिए 3 वीडियो जारी किए हैं। उनमें से बर्नार्ड के जो योगदान था संगठन एक सहकारी व्यवस्था के रूप में, अनौपचारिक औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठनों की भूमिका, प्राधिकार की अवधारणा और उदासीनता का क्षेत्र, योगदान संतुष्टि संतुलन की अवधारणा, सामान्य और विशिष्ट प्रेरण के बारे में बात की थी। और आज के इस वीडियो में हम मुख्य कार्यकारी के बर्नार्ड के द्वारा जो प्रस्तुत कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही बर्नार्ड की लोक प्रशासन में क्या प्रासंगिकता है और इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने अपने जो फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो बुक थी उसमें मुख्य रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जो संगठन में जो प्रबंधन के स्तर पर जो व्यक्ति बैठता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। बर्नार्ड ने अपने विश्लेषण का केंद्र बिंदु ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यों को विश्लेषण को ही बनाया था, क्योंकि बर्नार्ड के अनुसार संगठन का मुख्य कार्यकारी संगठन की सफलता सुनिश्चित करता है। बर्नार्ड ने मुख्य कर्मचारी के बहुत मुख्य रूप से 3 कार्य बताए और इन 3 कार्यों में पहला कार्य था संगठन में संचार बनाए रखना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मुख्य कार्य है। दूसरा, अधीनस्थों से आवश्यक सेवाएं लेना। और तीसरा जो मुख्य कार्य है संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना। संचार बनाए रखने को हम फिर भागों में बांट सकते हैं। इस जो डायग्राम है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि संगठन में संचार बनाए रखने में कौन कौन से पॉइंट हैं। संगठन की योजना बनाना, अधीनस्थों से निष्ठा भावना पैदा करना, संचार के मुख्य उद्देश्य होते हैं ये। दूसरा है अनौपचारिक संगठनों के निर्माण में सहयोग करना, और अधीनस्थों को से आवश्यक सेवाएं लेना में है संगठन के लिए उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करना, प्रेरणाओं की व्यवस्था करना, मनोबल बढ़ाना, पर्यवेक्षण करना और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने में हर स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्यों का एक क्रमबद्ध रखना और संगठन का उद्देश्य सुनिश्चित करना। पहला हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि संगठन में संचार बनाए रखना कैसे इसका मुख्य कार्य है। सर्वप्रथम बर्नार्ड मुख्य कार्यकारी को संगठन में संचार बनाए रखने का सुझाव देता है। बर्नार्ड के अनुसार संचार ही प्राधिकार है, क्योंकि प्राधिकार आदेश के शब्द से पालन से सिद्ध होता है, जिसके बारे में हम प्राधिकार की अवधारणा में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। और आदेश या तो मौखिक दिया जाएगा या लिखित दिया जाएगा, लेकिन बर्नार्ड के अनुसार आदेश का अनुपालन संचार के व्यक्तिनिष्ठ पहल और वस्तुनिष्ठ पहल पर निर्भर करता है। व्यक्तिनिष्ठ पहल अधीनस्थ से संबंधित होता है, यदि अधीनस्थ व्यक्तिगत कारणों से आदेश मानने की स्थिति में नहीं है तो वह आदेश नहीं मानेगा। हमने बात की थी 4 उसकी जो पूर्व मान्यता थी उनकी, कि वही आदेश प्राधिकार में बदलेगा जो अधीनस्थ की समझ में आए, अधीनस्थ के हित में हो, संगठन के हित में हो और अधीनस्थ की मानसिक दशा के अनुकूल हो, तभी वो ये मानेगा, अन्यथा प्राधिकार डिनाई कर दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ पहलू आदेश की प्रामाणिकता से संबंधित है। यदि अधीनस्थ को लगता है कि आदेश विधिक व्यक्ति से नहीं आ रहा है तो वह आदेश का अनुपालन नहीं करेगा। वस्तुनिष्ठ पहल का मतलब है कि अगर व्यक्ति को ये कर्मचारी या अधीनस्थ है उसको ये पता है कि ऐसा आदेश तो फलां व्यक्ति से मिलना चाहिए और अगर दूसरे से मिल रहा है तो वो उस आदेश को नहीं मानेगा। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि कमरा नंबर 3 में आपकी क्लासें लगती हैं और कोई व्यक्ति आपको प्रिंसिपल के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको कहता है कि नहीं, ये कमरा नंबर 3 में नहीं लगी, कल से आप क्लास कमरा नंबर 4 में लगाएं, तो उसको
वो व्यक्ति नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये आदेश तो हमें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ पहल के आदेश की प्रामाणिकता से संबंधित होता है, उसको वस्तुनिष्ठ पहलू कहते हैं। बर्नार्ड रेखांकित करते हैं कि संचार को तभी प्राधिकृत और वैध माना जाएगा जब वह सुप्रभाषित केंद्रों से ही आएगा। दूसरे शब्दों में बर्नार्ड रेखांकित करता है कि किस आदेश को किस प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए और अधीनस्थ को किस उद्देश्य के लिए दिया जाना है। यह सुनिश्चित करना मुख्य कार्यकारी का पहला कार्य है। इससे बर्नार्ड के अनुसार अपने उच्चस्थों के लिए अधीनस्थों में निष्ठा भावना पैदा होगी और कर्मचारी अनौपचारिक समूह को बनाए रखने के लिए प्रेरित होंगे। बर्नार्ड के इस कार्य को यदि समकालीन लोक प्रशासन में देखें तो ये कार्य विशेष रूप से प्रासंगिक है। वर्तमान युग में संचार युग है और कोई भी संगठन तभी प्रतिस्पर्धा को बनाए रख सकता है जब संचार और संचार व्यवस्थाएं मजबूत होगी। यदि समकालीन लोक प्रशासन में देखें तो आंतरिक और बाह्य संचार को मजबूत करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद में आता है इसका अधीनस्थों से आवश्यक सेवाएं लेना। अब एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसकी दूसरी प्राथमिकता यह होती है कि अधीनस्थों से सहयोग या आवश्यक सेवाएं कैसे ली जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो कर्मचारी संगठन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं उसी से मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्य प्रारंभ हो जाता है और उसे ऐसे कर्मचारियों का चयन करना चाहिए जो संगठन के उपयोगी हो। जैसे मान लो कोई संगठन आईटी से संबंधित है तो उसमें ऐसे कर्मचारी लेने चाहिए जो बीटेक हो या ऐसी योग्यता रखते हो। इसके लिए एक अच्छी एग्ज़ाम का सहारा लिया जा सकता है, उसके बाद में इंटरव्यू का सहारा लिया जा सकता है। तो ऐसे कर्मचारियों का ही चयन किया जाना चाहिए जो संगठन के अनुकूल हो। फिर जो कर्मचारी हैं उनकी योग्यता के अनुसार या जिनका जिनका संगठन में संतुष्टि या जो योगदान होता है उसके अनुसार उसके प्रेरणाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में मुख्य कार्यकारी को ध्यान रखना चाहिए, जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि दो प्रकार के प्रेरणा होते हैं, सामान्य प्रेरण और विशिष्ट प्रेरण, और उनका एक निश्चित तारतम्य होता है। उस तारतम्य के अनुसार कर्मचारी को आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते रहना चाहिए। उसके बाद में आता है पर्यवेक्षण करना। समय समय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सुपरविजन करते रहना चाहिए और जो कर्मचारी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है उसको समय पर अच्छे सुझाव दिए जाने चाहिए, और अगर फिर भी वो काम सही नहीं कर रहा तो उसको दंड के प्रावधान किए जाने चाहिए। साथ ही जो कर्मचारी या अधीनस्थ अच्छा कार्य कर रहा है उसको समय समय पर मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसको विशिष्ट प्रेरणाओं से प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि उसका संगठन में जुड़ने का मनोबल बना रहे और संगठन में कंटिन्यू वो जुड़ा रहे। तो इससे हम अगर वर्तमान लोक प्रशासन में बात करें तो मानव संसाधन विकास की दृष्टि से ये उपयोगी है, क्योंकि हम वर्तमान समय में देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एक हमारा अलग से मंत्रालय है और उसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य का एक रिसोर्स में बदलना, एक संसाधन में बदलना मुख्य कार्य है। और निरंतर उससे अगर रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो संगठन को ज़्यादा सहयोग मिलेगा, संगठन में ज़्यादा काम होगा। इसके बाद में आते हैं संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी वही सफल होगा जो हर स्तर के हर व्यक्ति के अलग से, और जैसे संगठन में अलग अलग स्तर होते हैं, 4 लेयर संगठन है, 5 लेयर संगठन है, तो हर लेयर के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए, क्योंकि संगठन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं तो उन कार्यों के अनुसार उसके लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। साथ ही अलग अलग विंग के कार्य निर्धारित करने के साथ हर व्यक्ति के लक्ष्य भी निर्धारित किए जाने चाहिए, वो भी एक लंबे विजन के अनुसार। फिर विजन के बाद में उसके ईयरली टारगेट, और ईयरली टारगेट के बाद में मंथली टारगेट के बाद में जो डेली टारगेट है उसके अनुसार लक्ष्यों का एक क्रमबद्ध
स्तर होना चाहिए और उस क्रमबद्धता के अनुसार कर्मचारी को लक्ष्य दिए जाने चाहिए। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी वही सफल हो पाता है। ऐसी बातें चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा बताई गई। साथ ही संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको भी सुनिश्चित करता है। इसका समकालीन जो लोक प्रशासन है उसमें क्या योगदान है कि समकालीन लोक प्रशासन में उद्देश्यों का एक प्रबंधन हो जाता है। एम्बियो थ्योरी थी मैनेजमेंट बाय और ऑब्जेक्टिव्स, उसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और साथ ही इसके बाद में एनपीएम आया। एनपीएम में भी यही बातें की गई कि लक्ष्यों की क्रमबद्धता रहनी चाहिए, लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए और छोटे छोटे टारगेट्स में अधीनस्थों को बांट कर लक्ष्य दिए जाने चाहिए। तो ये था मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए चेस्टर बर्नार्ड द्वारा दिए गए कार्यों का विवरण। इससे आप ये तो निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि चेस्टर बर्नार्ड ने बहुत सारा योगदान दिया है अपना व्यवहारवाद में, और व्यवहारवाद की एक नींव डाली है। और संगठन की संरचना की बजाय उन्होंने एक मुख्य अपना थीम एक कर्मचारी पर या एक अधिकारी पर, कहने का मतलब है कि मनुष्य पर ही अपना फोकस रखा है। इसलिए इनका व्यवहारवाद का आध्यात्मिक पिता भी माना गया है। लेकिन फिर भी किसी भी जो विचारक हैं उसमें कुछ कुछ कमियां अवश्य रहती है, और उन्हीं कमियों को हम रेखांकित करते हुए उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो सांगठनिक विश्लेषण में बर्नार्ड का योगदान अद्वितीय है। फिर भी बर्नार्ड का आलोचना कुछ आधारों पर की जा सकती है। बर्नार्ड ने प्राधिकार के स्वीकरण पर आवश्यकता से अधिक बल दिया, इसलिए कई आलोचकों ने उन्हें अयथार्थवादी कहा। कई परिस्थितियों में प्राधिकार को की परंपरागत अवधारणा उपयोगी है, विशेषकर आपदा या युद्ध जैसी स्थिति में। प्राधिक जो बर्नार्ड था उसने अपने उदासीनता के क्षेत्र या स्वीकरण की अवधारणा में ये बताया था कि जो आदेश दिए जाते हैं उनके प्राधिकार तभी सिद्ध होगा जब अधीनस्थ माने। लेकिन कई बार ऐसे स्थितियाँ आती है, उस समय जो क्लासिकल थिंकर थे उन्होंने जो अपनी अवधारणा दी थी, जैसे कि मैक्स वेबर ने दिया था कि आदेश देने का अधिकार है किसका, उच्चस्थ का, और आदेश का पालन करने का काम होगा अधीनस्थ का। उसी अनुसार काम होते हैं। जैसे युद्ध की स्थिति आ गई, आपदा की स्थिति आ गई, तो उस स्थिति में इतना पावर उच्चस्थ को होना चाहिए कि वो अगर अधीनस्थ नहीं भी चाहे तो भी अपनी आदेश का पालन करवा सकें। वस्तुतः इन दोनों ही अवधारणाओं का सुंदर समायोजन ही संगठन के लिए हित में होगा। दूसरी इनकी आलोचना होती है कि बर्नार्ड ने अनौपचारिक समूह का व्यापक विश्लेषण किया, लेकिन बर्नार्ड अनौपचारिक समूह के नकारात्मक पहलुओं को पहचानने में विफल रहा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमेशा यही कहा कि अनौपचारिक समूह संगठन की जो औपचारिक समूह है उनकी हमेशा सहायता करता है और औपचारिक समूह की को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। लेकिन कई बार अनौपचारिक समूह अपना अफवाहें फैलाता है और संगठन में अस्थिरता लाता है और विघटन का भी कारण बन सकता है। लेकिन इन दो आलोचनाओं के अलावा ज़्यादातर बर्नार्ड का योगदान अद्वितीय रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आलोचनाएं हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन इनकी आलोचनाएं बहुत कम है और उनका व्यवहारवाद के लिए अद्वितीय योगदान है जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो इसके साथ ही हम बर्नार्ड की जो अवधारणा है व्यवहारवाद में उसका पूरी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हर्बर्ट साइमन का व्यवहारवाद के लिए क्या क्या योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आज के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चेस्टर बर्नार्ड का के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी के क्या क्या कार्य हैं और वर्तमान लोक प्रशासन में उनकी क्या प्रासंगिकता है, उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं थैंक यू।
थैंक यू सो मच।